सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्किल अप इंडिया की एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेशनल, लॉजिकल और टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे पहले आपने हमारी अरिथमेटिक और बिटवाइज ऑपरेटर्स की वीडियो देख चुके होंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप पहले जाके उन्हें भी देख सकते हैं, या फिर अगर आपको थोड़ा बहुत उनका आइडिया है तो आप इसके बाद भी उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इन ऑपरेटर्स के साथ अपना काम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछली बार की तरह मैंने यहाँ पे भी जो अपना लॉजिकल, रिलेशनल और टर्नरी का कोड है उसे रेडी करके रखा हुआ है, और हम बस उसको गो थ्रू करेंगे। जो उसमें कुछ एक्स्ट्रा बताने वाली चीज़ें होंगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। बाकी तो जैसे सिस आउट है वो अब आपको आता ही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ शुरू करेंगे। और यहाँ पे डेमो ज़्यादा नहीं है, हर एक चीज़ का सिर्फ एक ही डेमो है, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा उतनी मुश्किल नहीं है। तो हम अपना रिलेशनल शुरू करेंगे। अब यहाँ मैंने क्या किया हुआ है कि मेरे पास एक num1 है इंटीजर जिसकी वैल्यू है 10, उसे मैं प्रिंट कर रहा हूँ। दूसरा मेरा है num2 7 और उसकी भी वैल्यू मैं प्रिंट कर रहा हूँ। और उसके बाद मैंने लिया हुआ है एक रिजल्ट, और इस बार मैंने रिजल्ट का जो डाटा टाइप है वो रखा हुआ है बूलियन। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब भी आप रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ काम करेंगे तो उनका आउटपुट कोई इंटीजर, कोई स्ट्रिंग, कोई फ्लोट, कोई कैर या और कुछ नहीं हो सकता। ये आपको आंसर देंगे हमेशा ट्रू या फॉल्स के फॉर्मेट में। और आपको पता है कि जब भी आंसर आपका ट्रू या फॉल्स होगा तो उस टाइम जो आपको डाटा टाइप लेना है वो तो हमेशा बूलियन ही रहेगा। तो अब हम इनके ऑपरेटर्स के साथ शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास सबसे पहला ऑपरेटर आता है, मैं यहाँ पे एक टैब स्पेस दे देता हूँ। तो जो सबसे पहला ऑपरेटर मेरे पास आता है वो रहेगा मेरा यहाँ पे एक लेस देन ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैंने बोला num1 लेस देन num2, और जो भी आंसर है उसको मैं इस रिजल्ट में सेव कर दूंगा। अब num1 की वैल्यू है मेरी 10, num2 की वैल्यू है मेरी 7। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कंडीशन है ये मेरी सरासर गलत है। तो इसलिए जो मेरा आउटपुट यहाँ पे आना चाहिए वो रहेगा मेरा फॉल्स। तो ये हुआ मेरा लेस देन ऑपरेटर। अब इसी की तरह हम अपना अगला ऑपरेटर भी देखते हैं, और मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीटिंग कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इस चीज़ को, और मैं यहाँ पे इसको बोल देता हूँ ग्रेटर देन। तो जो दूसरा ऑपरेटर मेरा यहाँ पे आएगा वो होगा num1 ग्रेटर देन num2। और अब num1 की वैल्यू 10, num2 हो गया मेरा 7। तो इसका जो आंसर रहेगा मेरे पास वो हो जाएगा मेरा ट्रू। तो जब भी आपको दो नंबर्स को, किन्हीं भी दो चीज़ों को कंपेयर करना है, आप इजीली लेस देन और ग्रेटर देन की हेल्प से कंपेयर कर सकते हैं। अगला इसके अंदर जो ऑपरेटर आता है रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर, उसकी बात हम कर लेते हैं। तो वो हमारा रहेगा यहाँ पे लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे अलग हुआ। अब यहाँ पे अलग चीज़ क्या हुई कि पहले मैं सिर्फ ये देख रहा था कि वो नंबर उससे बड़ा या छोटा है कि नहीं। अब मैं साथ ही ये भी देख रहा हूँ कि क्या num1 मेरा num2 से छोटा है या फिर बराबर है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है लेस देन इक्वल टू का सिंबल। अगेन ये भी कोई नई बात नहीं है, आपने नॉर्मल मैथ में बार बार इस चीज़ को यूज़ किया होगा। और आपको पता है कि जो 10 है वो ना तो 7 से छोटा है ना उसके बराबर है, जिसकी वजह से जो इसका आंसर रहेगा हमारे पास वो दोबारा से आ जाएगा फॉल्स। अब आगे चलते हैं। तो जो अगला ऑपरेटर हमारे पास आता है वो रहेगा मेरा यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस चीज़ को एक बार दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू। और ये सिंबल भी मेरा दोबारा से बहुत इजी है, ग्रेटर देन और उसके बाद मैंने लिख दिया इक्वल टू का सिंबल, बस इतना लिखा। और आपको पता है कि जो 10 है वो तो वैसे भी बड़ा है, तो इसका आंसर हमारे पास रहेगा ट्रू। अब यहाँ पे क्योंकि मेरे दोनों नंबर्स अलग अलग थे, तो आप देख सकते हैं कि चाहे मैं लेस देन यूज़ करूँ चाहे मैं लेस देन इक्वल टू यूज़ करूँ, मेरा आंसर हमेशा सेम ही रह रहा है। लेकिन कई बार केसेस में क्या होता है कि आपका नंबर मान लो सेम है या छोटा और आपको वो पता नहीं, तो तब ये वाले सिंबल्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपको कौन से वाला यूज़ करना चाहिए। तो जब भी यूज़ करें बड़े ध्यान से सोच समझ के, जो कंडीशन दी हुई है आपको उनके हिसाब से इन्हें यूज़ करें। अब अगला ऑपरेटर इसके अंदर चलते हैं। तो जो अगला ऑपरेटर वो हमारे पास आता है वो ये है कि अब मुझे ये चीज़ नहीं देखनी कि इन दो नंबर्स में से बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। मुझे ये नहीं देखना कि वो दोनों कितने अलग हैं, मुझे बस ये देखना है कि क्या वो दोनों सेम हैं या फिर वो सेम नहीं है। इसका मतलब मेरे को सिर्फ इक्वल टू की कंडीशन यहाँ पे कंपेयर करनी है। अब इक्वल टू जो नॉर्मल मैथ में हम सिंबल यूज़ करते हैं वो होता है ये वाला,
मेरा नॉर्मल इक्वल टू का सिंबल। लेकिन जावा में आपको पता है कि ये वाले सिंबल को हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, क्योंकि ये उस वैल्यू को असाइन कर रहा है रिजल्ट के अंदर। तो जो भी इस चीज़ का आउटपुट होगा उसे ये रिजल्ट के अंदर असाइन कर देगा। तो इक्वल टू के लिए अब मैं क्या करूं, तो जावा हमें कहता है कि इक्वल टू के लिए आप 2 बार डबल इक्वल टू सिंबल का यहाँ पे यूज करेंगे और तब जाके ये कहलाएगा आपका इक्वल टू का सिंबल। तो यहाँ पे मैंने इसे लिख दिया इक्वल टू। अब जाके ये बन गया मेरा इक्वल टू, और अब ये दो वैल्यूज को कंपेयर कर सकता है। अगेन अगर मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ नॉर्मल इक्वल टू, तो ये चीज हो जाएगी गलत, क्योंकि अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं num2 की वैल्यू को num1 में असाइन कर रहा हूं। num2 एक इंटीजर था, num1 भी एक इंटीजर था, तो उतना पार्ट तो ठीक रहेगा। लेकिन उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं कि जो वैल्यू है उसी मैं रिजल्ट में डाल रहा हूं, रिजल्ट मेरा बूलियन है, इसलिए ये चीज चल रही है गलत। लेकिन जैसे मैं लिखता हूं डबल इक्वल टू, तो जावा समझ गया कि अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं कि क्या दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं। अगर सेम है तो मेरा आंसर आ जाएगा ट्रू, अदरवाइज यहां पे मेरा आंसर रहेगा फॉल्स। तो जैसा कि आपको पता है कि 10 और 7 बराबर नहीं है, तो आपका आंसर यहां पे रहेगा हमेशा की तरह फॉल्स। अब अगला देखते हैं। अब जावा में कई बार क्या होता है, और कोई भी अगर आप कोडिंग कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा कि कई बार आपको वो कंडीशंस चाहिए कि ये दोनों वैल्यू सेम ना हो। मान के चलो कि आपके पास दो स्टूडेंट्स के रोल नंबर हैं, और अब आपको पता है कि रोल नंबर तो यूनिक होता है, तो आप नहीं चाहते कि ये रोल नंबर सेम हो। ठीक है, तो उस केस में आप चाहते हो कि जब दो रोल नंबर्स अलग अलग हों तब आपको आंसर मिल जाए ट्रू, क्योंकि आप वो चीज़ चाहते हो। और अगर दोनों रोल नंबर हों सेम तो आपको आंसर मिले फॉल्स, क्योंकि आप वो चीज़ नहीं चाहते कि दो रोल नंबर सेम हो। तो वहां पे इक्वल टू सिंबल को तो यूज कर ही सकते हैं, लेकिन उसके अलावा क्योंकि हमें उल्टा कंडीशन चाहिए इस बार, तो वहां पे हम यूज करेंगे नॉट इक्वल टू का सिंबल। अब जावा में नॉट इक्वल टू हम कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ये वाला एक्सक्लेमेशन का मार्क। तो मैंने लिखा num1 एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू का सिंबल, और फिर मैंने लिख दिया num2। तो ये वाला ऑपरेटर मेरा कहलाएगा यहाँ पे नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर। अब यहाँ पे मैं ये चीज नहीं चेक कर रहा कि वो सेम होंगे, इस बार मैं चेक कर रहा हूं कि वो दोनों सेम नहीं होने चाहिए। अगर वो दोनों नंबर सेम नहीं है तो मेरा आंसर हो जाएगा ट्रू। अगर वो दोनों चीजें सेम है जो कि मैं नहीं चाहता, तो वो मेरा आंसर कहलाएगा फॉल्स। अब क्योंकि num1 था 10, num2 था 7, वो दोनों सेम नहीं है, असल में भी यही बात है, मैं भी यही चाहता हूं, तो इसलिए यहां पे जो मेरा आंसर रहेगा वो हो जाएगा हमारा ट्रू। और रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास सिर्फ इतनी सी चीज़ें थी। अब जो चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हैं एक बार उन्हें वेरीफाई भी कर लेते हैं कोड को चला के, और देखते हैं कि ये चीज़ें सही थी कि नहीं। तो मैं यहाँ जाऊँगा और मैं इसे क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं इसे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास ये मेरे आंसर्स आने शुरू हो जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी सारी वैल्यू सही हैं। पहला आंसर फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तीसरा आंसर मेरा फिर से फॉल्स है, फिर मेरा ट्रू है, फिर से फॉल्स है और फिर से ट्रू है। तो बहुत अच्छी पैटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है अपने आंसर्स में। तो वो ऐसा कुछ हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट फिर भी। और आप देख सकते हैं कि बहुत रीडेबल है। तो जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इन चीज़ों की, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश करें। एक बार आप इन चीज़ों के अंदर एक्सपर्ट हो जाएंगे, उसके बाद आपको इतनी सारा सिस आउट में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तो आपको क्लैरिटी है। लेकिन एज अ स्टार्टर, एज अ फ्रेशर, आप ज़्यादा से ज़्यादा सिस आउट में चीज़ें की लिखने की कोशिश करें, ताकि आपको चीज़ों का आइडिया लगता रहे। तो इस कंसोल को हम कर देते हैं क्लियर, और इसी के साथ हमारा जो रिलेशनल ऑपरेटर्स का टॉपिक है वो ख़त्म भी हो चुका और हमें क्लियर भी हो चुका। इसके बाद हम बात करने वाले हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर्स में जाने से पहले मैं आपको एक टेबल दिखाना चाहता हूं। तो चलिए वापस से हम अपनी प्रेजेंटेशन में चलते हैं। अब जब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करते हैं दोस्तों, तो उस टाइम हमारे पास रहते हैं दोबारा से 3 ऑपरेटर्स, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। आपको लगेगा कि ये नाम तो हमने पहले भी सुने हैं, तो आप बिल्कुल ठीक हैं। जब हमने अपने बिटवाइज ऑपरेटर्स की बात की थी, हमने तब भी ये चीज़ें सुनी थी कि वहाँ पे भी हमारे पास एंड और नॉट होते हैं। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो कि स्पेशल वीडियो रहेगी, जिसमें हम बस बिटवाइज और लॉजिकल ऑपरेटर्स में बेसिक डिफरेंस क्या है और कब कौन से यूज़ करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स की। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो हमेशा इस टेबल के हिसाब से चलते हैं। ये 2 इनपुट लेंगे, और एंड का यहाँ पे जो सिंबल रहता है वो होता है डबल एम्परसेंड। अगर आप एक बार एम्परसेंड का सिंबल यूज करेंगे तो वो हो जाएगा आपका बिटवाइज ऑपरेटर।
दो बार यूज़ करेंगे तो वो हो जाएगा लॉजिकल ऑपरेटर। और जो एंड है इसका कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। ये कहता है कि अगर दोनों में से एक भी इनपुट फॉल्स हुआ तो आपका आउटपुट हमेशा ही फॉल्स रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि पहली 3 कंडीशंस में मेरा आउटपुट हमेशा फॉल्स है, लेकिन अगर दोनों इनपुट मेरे ट्रू हुए तो मेरा आउटपुट यहाँ पे हमेशा ट्रू रहेगा। तो ये बात हुई हमारे एंड ऑपरेटर की। अब और ऑपरेटर देख लेते हैं। तो लॉजिकल और ऑपरेटर के लिए हम 2 बार इन पाइप सिंबल का यूज करते हैं। एक बार पाइप सिंबल का यूज करेंगे तो बिटवाइज ऑपरेटर, 2 बार यूज करेंगे तो लॉजिकल ऑपरेटर वो बन जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपके दोनों इनपुट्स फॉल्स हैं तभी आपका आंसर आएगा फॉल्स। अगर दोनों में से एक भी इनपुट आपका ट्रू हुआ तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ट्रू। तो ये बात यहाँ पे खत्म होती है। और जो इसका आखिरी ऑपरेटर है वो हमारे पास रहता है नॉट ऑपरेटर। अब यहाँ पे नॉट ऑपरेटर के लिए अलग सिंबल है। बिटवाइज में आपने ध्यान से दिया होगा कि वहां पे हम इसका टिल्ड सिंबल यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे नॉट ऑपरेटर के लिए हम यूज करते हैं एक्सक्लामेशन का मार्क। थोड़ी देर पहले आपने रिलेशनल में भी देखा था कि वहां पे नॉट इक्वल टू के लिए हम यूज करते हैं एक्सक्लामेशन और इक्वल टू वाला सिंबल। तो यहाँ पे ये नॉट ऑपरेटर के लिए यूज हो जाता है। तो ये क्या करता है कि ये बस इनपुट को उल्टा कर देता है। अगर इनपुट फॉल्स थी तो आउटपुट ट्रू हो जाएगी, आउटपुट इनपुट ट्रू थी तो आपकी आउटपुट जो है वो फॉल्स हो जाएगी। दूसरी ध्यान करने वाली यहाँ पे जो बात है कि जब हम बिटवाइज की बात कर रहे थे तब हमारे जो इनपुट्स थे वो हमें थे 0 और 1 की फॉर्मेट में, और आउटपुट भी हमारा 0 और 1 के फॉर्मेट में आ रहा था क्योंकि वहाँ पे हम बिट्स के साथ काम करते हैं। यहाँ पे जो हमारे इनपुट रहते हैं वो होते हैं हमेशा बूलियन, तो वो फॉल्स होते हैं या ट्रू होते हैं, और जो आउटपुट है वो भी हमेशा हमारा क्या रहेगा, बूलियन ही। अब कईयों आप में से कई लोग ये भी सोचेंगे कि फॉल्स तो 0 होता है, ट्रू 1 होता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था अपने डाटा टाइप्स की वीडियो में कि जावा में जब आपको बूलियन फॉल्स लिखना है तो फॉल्स ही होगा और ट्रू लिखना है तो ट्रू ही होगा। इंटरनली जावा चाहे उसे 0 और 1 बने, आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स का मुझे उम्मीद है कि टेबल अब आपको समझ आ गया होगा। अगर आप चाहें तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके भी इसे दोबारा देख सकते हैं, और हम बढ़ते हैं तब तक अपने कोड की तरफ। तो यहाँ पे हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स का जो कोड है वो हमेशा की तरह रेडी है। हम बस उसे गो थ्रू करेंगे और देखेंगे कि उसे यूज़ कैसे करना है। बाकी ज़्यादातर चीज़ें इसमें सिस आउट है, और ये भी एक बहुत ही छोटा सा कोड है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, दोबारा से मैंने क्या लिया, num1 लिया 10 और उसे प्रिंट किया, num2 लिया 7 उसे प्रिंट किया। प्रिंटिंग मैं बस इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको आउटपुट समझने में बहुत आसानी हो। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि आपने देखा था कि यहाँ पे जो मेरा इनपुट रहेगा वो बूलियन होना चाहिए, तो डायरेक्टली लॉजिकल ऑपरेटर्स पे जाने से पहले मैं अपने रिलेशनल ऑपरेटर्स की हेल्प से थोड़ा सा बूलियन इनपुट लेने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं लिखूँगा एक रिजल्ट 1 और वहाँ पे मैं बोल दूंगा कि num1 इज़ ग्रेटर देन num2। अब आपको पता है कि जब मैं लिखूंगा num1 इज़ ग्रेटर देन num2 तो ये वाला जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा मेरा बिल्कुल ही फॉल्स, क्योंकि ये तो एक गलत बात है। और थोड़ी देर पहले ही हमने इसे देखा था कि ये हमारा कौन सा ऑपरेटर था, ये था हमारा लेस देन का ऑपरेटर, ग्रेटर देन का ऑपरेटर। तो इस चीज़ को मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। और ओके, मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी है। तो num1 मैंने इस बार ग्रेटर देन लिया है, तो ये आउटपुट मेरा फॉल्स नहीं होगा, यह आउटपुट मेरा ट्रू रहेगा। तो हम उसे ट्रू लेके चलते हैं। ये ग्रेटर देन का सिंबल है। मैं वापस से यहाँ पे सिंबल के नाम नहीं लिख रहा क्योंकि वो हम रिलेशनल में देख चुके हैं। जो दूसरा यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटर रहेगा वो होगा हमारा लेस देन का ऑपरेटर, और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इसका आंसर है वो हमारे पास रहेगा फॉल्स। तो पहला मेरे पास यहाँ पे ट्रू हो गया और दूसरा जो है वो मेरे पास यहाँ पे फॉल्स हो गया। तो इस हिसाब से मेरे पास 2 आउटपुट आ चुके हैं। और उसके बाद मैंने एक लिया है रिजल्ट 3, जिसमें हम अपने जो लॉजिकल ऑपरेटर्स के आंसर हैं उन्हें सेव करेंगे। तो लॉजिकल के केस में इनपुट भी बूलियन होने चाहिए, आउटपुट भी आपका बूलियन होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे आता है हमारे पास अपने लॉजिकल का पहला ऑपरेटर, और उसे हम यहाँ पे कहेंगे लॉजिकल एंड ऑपरेटर। तो ये हो गया हमारा लॉजिकल का एंड ऑपरेटर। इसने क्या किया कि जो पहला रिजल्ट है ये था हमारा यहाँ पे ट्रू, फिर मैंने बोला इसे एंड का एम्परसेंड का सिंबल मैंने यहाँ पे 2 बार लिखा, फिर मैंने इसे बोल दिया रिजल्ट 2 और वो हो गया है मेरा यहाँ पे फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स, एक इनपुट है ट्रू, दूसरा है मेरा फॉल्स, इनके बीच में अगर मैं एंडिंग करता हूं तो आपने थोड़ी देर पहले टेबल में देखा था कि मेरा जो आउटपुट है वो यहाँ पे बिल्कुल ही होना चाहिए एकदम फॉल्स। तो वो यहाँ पे फॉल्स आएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने अगले ऑपरेटर की, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं उसे कर देता हूँ पेस्ट, और ये हो जाएगा मेरा लॉजिकल और ऑपरेटर। अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा पाइप का सिंबल। तो रिजल्ट में मेरा ट्रू था, रिजल्ट टू मेरा फॉल्स था, लेकिन और के अंदर आपने ये देखा था कि अगर एक भी चीज़ आपकी ट्रू हो तो जो आपका आउटपुट है वो हमेशा ट्रू आता है। तो इसलिए इस केस में जो हमारा आंसर रहेगा वो हो जाएगा हमारा ट्रू। तो ये बात हुई हमारे लॉजिकल और ऑपरेटर की। और जो आखिरी है हमारा, वो रहेगा हमारा लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। अब जो नॉट ऑपरेटर है वो एक बाइनरी नहीं है, मतलब वो दो इनपुट्स नहीं लेता, वो सिर्फ एक ही इनपुट लेता है। तो वो क्या करेगा, वो जो इनपुट लेगा और उस इनपुट को वो कर देगा उल्टा। कैसे करेगा? इस एक्सक्लेमेशन सिंबल की हेल्प से। तो रिजल्ट वन क्योंकि मेरा यहाँ पे था, आप देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पे मेरा रिजल्ट वन था ट्रू, तो इसका जो आउटपुट होना चाहिए अब वो हो जाएगा मेरा बिल्कुल ही फॉल्स। तो इसको मैं यहाँ पे फॉल्स लिख देता हूँ। और इसी के साथ मेरे जो लॉजिकल के 3 ऑपरेटर्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे कुछ ज़्यादा मुश्किल था ही नहीं अगर आपको वो टेबल आता है। और बस इतना ध्यान रखना है कि इनपुट और आउटपुट हमेशा यहाँ पे बूलियन ही रहेंगे। तो इसे भी एग्जीक्यूट करके यहाँ से देख लेते हैं। तो पहले मैंने आपको यहाँ से एग्जीक्यूट करना सिखाया, अब मैं दूसरा तरीका दिखाता हूँ। तो दूसरा तरीका कि आप अपनी क्लास पे क्लिक करें और फिर रन एज पे जाएं और फिर आप यहाँ पे जावा एप्लीकेशन पे क्लिक कर दें, तो वो वैसे चल जाएगा। और अगर इसका आउटपुट हम देखें तो यहाँ पे हम आउटपुट ओके, ये गलत आउटपुट क्योंकि यहाँ पे शायद मैंने गलत क्लास पे, मुझे इस क्लास पे क्लिक करना था, तो दोबारा कर लेता हूँ मैं और इसे मैं कहता हूँ अपनी एप्लीकेशन। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे मेरे पास, ये बिल्कुल बार बार गलत आउटपुट क्यों आ रहा है? ओके सॉरी, ये गलत आउटपुट नहीं है, ये हमारा सही है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था क्योंकि मुझे लगा कि लॉजिकल तो 3 ही है, तो यहाँ पे 5 आंसर्स क्यों आ रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक है, ये गलत नहीं है, हम ही थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे यहाँ पे। तो पहले हमने क्या किया कि पहले हमने यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल लिया और हमें पता चला वो आंसर ट्रू है। फिर हमने लेस देन का लिया, वो हमें पता चला फॉल्स है। उसके बाद हमने इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेटर का यूज़ किया, तो हमें आउटपुट पता चला कि वो भी हमारा क्या है, फॉल्स, क्योंकि एक इनपुट हमारा फॉल्स था। फिर हमने और ऑपरेटर का सिंबल यूज़ किया जो कि हमारा ये डबल पाइप ऑपरेटर था, हमें आउटपुट मिला ट्रू क्योंकि हमारा एक इनपुट ट्रू था। और जो आखिरी था वो था हमारा नॉट ऑपरेटर, क्योंकि रिजल्ट वन ट्रू था तो ये हमारा क्या हो चुका है, फॉल्स। और इसी के साथ जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो भी होते हैं ख़त्म। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाले ऑपरेटर्स भी आपको बिल्कुल ईजी लगे होंगे। अब जल्दी से चलते हैं अपने आखिरी और तीसरे ऑपरेटर की तरफ इस वीडियो के, जो कि रहेगा हमारा टर्नरी ऑपरेटर, और वो बहुत ही खास ऑपरेटर है। तो उसका कोड यहाँ पे बिल्कुल रेडी है और मैं यहाँ पे उसे कर देता हूँ स्टार्ट। अब यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि जो num1 है वो मेरा 10 है, num2 मेरा दोबारा से 7 है, दोनों की वैल्यूज मैंने प्रिंट की और ये बात वहाँ तक होती है हमारी ख़त्म। अब टर्नरी ऑपरेटर जो होता है वो एक्स्ट्रा खास क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे आप बाकी ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं और वहाँ से कुछ आउटपुट देते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था कि जब भी हम कोई ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो हमारे पास एक आउटपुट आता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आपने थोड़ी देर पहले रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ किया। अब अगर आपका num1 जो है वो num2 से बड़ा था तो आपके पास एक आउटपुट आ गया ट्रू। लेकिन मान लो अगर आपको कुछ ऐसा करना हो कि अगर आपका जो num1 है वो num2 से बड़ा है, तो आपके पास आंसर आ जाए कुछ num1, और अगर आपका वो गलत है तो आपके पास आ जाए आंसर num2। या फिर बहुत ही सिंपल एग्जांपल भी देता हूँ, कई केसेस में आपको बोल देते हैं कि हाँ आपको 2 नंबर्स दिए हुए हैं और आपको इनमें से वो नंबर प्रिंट करना है जो कि बड़ा है। तो अब उसको कैसे करें? तो हम ये तो पता लगा लेंगे कि ये उससे बड़ा है कि नहीं, पर उसके बाद ये कैसे पता लगाएं कि हाँ अब उस बड़े वाले नंबर को ही प्रिंट करें? तो उन चीज़ों के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपना टर्नरी ऑपरेटर। अब टर्नरी ऑपरेटर के लिए मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि वो चीज़ काम कैसे करती है। तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ हमारी आती है टर्नरी में, वो रहती है हमारी एक कंडीशन। और ये कंडीशन आपकी जितनी मर्जी बड़ी हो सके आप उसे कर सकते हैं। तो वो कंडीशन हुई और इस कंडीशन का आउटपुट हमेशा या तो कुछ ट्रू होना चाहिए या फिर आपका फॉल्स होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चन मार्क सिंबल का यूज़, और ये टर्नरी ऑपरेटर का हिस्सा है। अब क्या होता है कि अगर आपकी जो कंडीशन है वो मान लो ट्रू थी, सही थी, तो जो आपका आउटपुट है वो रहेगा आपकी ये वाली वैल्यू 1। तो ये जो वैल्यू 1 है ये आपका आउटपुट हो गया और ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा कोड का। अगर मान लो आपकी जो कंडीशन थी वो फॉल्स थी, तो उसके बाद आप यहाँ पे लिखते हो ये कॉलन का सिंबल और आप वहां पे लिख देते हो अपनी वैल्यू 2। तो अब क्या बना कि अगर तो ये वाली कंडीशन मेरी ट्रू थी तो आउटपुट मेरा रहेगा वैल्यू 1।
अगर ये वाली कंडीशन मेरी फॉल्स थी तो मेरा आउटपुट रहेगा वैल्यू 2। और टर्नरी ऑपरेटर हमेशा इसी हिसाब से काम करता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 3 चीज़ें हो गई हैं। एक ये वाली कंडीशन, फिर ये वाला आउटपुट और फिर ये दूसरे वाला आउटपुट। क्योंकि 3 चीज़ें हो गई तभी हम इसे कहते हैं हमारा टर्नरी ऑपरेटर। तो ये बात हुई। अब हम इसे देखते हैं कि हम इसे लिख कैसे सकते हैं। तो यहाँ से हम इसे शुरू करते हैं। अब पहला हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारा टर्नरी ऑपरेटर है, मान लो वो मुझे कुछ ट्रू टाइप का आउटपुट देता है। तो यहाँ पे जो मेरी कंडीशन रहेगी वो मान लो कि मेरी आती है कुछ ट्रू कंडीशन। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा यहाँ पे num1 इज ग्रेटर देन num2। तो हम हर एक को पता है कि जो num1 है यहाँ पे वो num2 से मेरा बड़ा है। तो अगर ये मेरा num1 num2 से बड़ा है तो क्वेश्चन मार्क के बाद मैंने लिख दिया num1, फिर मैंने लिखा कॉलन num2। और जो आउटपुट है वो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे मैक्सिमम के अंदर सेव कर रहा हूँ। तो इस तरह का जो मेरा आउटपुट रहेगा वो होगा या तो num1 या फिर num2 हो सकता है मेरी कंडीशन के हिसाब से। अब उस आउटपुट को अगर मैं चाहूँ तो कहीं सेव भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो आउटपुट है आपका इस चीज़ का, वो एक इंटीजर भी हो सकता है, वो एक बूलियन भी हो सकता है, वो एक स्ट्रिंग भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कंडीशन में आप कुछ भी ले सकते हो और जो आपका आउटपुट है वो कुछ भी हो सकता है। बस हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी डाटा टाइप आपके पहले आउटपुट का होगा वही डाटा टाइप आपके दूसरे आउटपुट का होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि जो मेरा num1 है वो मान लो कुछ स्ट्रिंग हुआ और जो मेरा num2 है वो मान लो कुछ इंटीजर हुआ, क्योंकि फिर जावा कंफ्यूज हो जाएगी कि उसे सेव कौन से वाला करूं, क्या मैं उसे स्ट्रिंग में करूं या फिर मैं उसे इंटीजर में करूं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि num1 इज ग्रेटर देन num2। अब ये कंडीशन मेरी ट्रू थी और ट्रू थी तो वो num1 मेरा सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है, लेकिन असल में ये चीज़ कैसे काम करेगी? तो असल में ये ऐसे काम करेगी कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये मुझे दोनों में से मैक्सिमम जो नंबर है वो प्रिंट करके दे दे। तो यहाँ पे हम अपनी तरफ से एक एजम्पशन लगाते हैं कि मान लो num1 जो है वो num2 से बड़ा है। अब अगर मेरी एजम्पशन सही है तो num1 मेरा आउटपुट बन गया, अगर मेरी एजम्पशन गलत होती तो num2 मेरा आउटपुट बन जाता और वो चीज़ हमारी मैक्सिमम के अंदर सेव हो जाती। तो वो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा और हमारी मैक्सिमम की वैल्यू आप देख सकते हैं वो हो जाएगी 10, जो कि है num1। इसी हिसाब से हम इसकी दूसरी वाली कंडीशन भी देख लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ और अलग से ऑपरेटर्स नहीं होते। तो बस हम यहाँ पे इनकी अलग अलग जो कंडीशंस हैं, एक हमने ट्रू देख ली, अब हम इसकी फॉल्स कंडीशन भी देख लेते हैं कि वो कैसे काम करती है। तो इस बार मैंने क्या किया कि ये वाली जो कंडीशन है वो अपनी कर दी है मैंने उल्टी। तो अब मैं कह रहा हूँ कि जो num1 है वो मेरा भैया num2 से छोटा है। अब अगर मेरा जो num1 है वो num2 से छोटा है, जो कि आप देख सकते हैं कि ये वाली कंडीशन यहाँ पे गलत है, तो जो num1 है वो वाला पार्ट तो एग्जीक्यूट करेगा नहीं, num2 वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा और वो आ जाएगा आपके आउटपुट में। तो यहाँ पे मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ मिनिमम। तो मैं कहूँगा कि num1 मेरा num2 से छोटा है। अगर तो ये बात मेरी सच है तो आउटपुट हो गया मेरा num1, तो वो इन दोनों में से छोटा नंबर है। अगर ये बात मेरी गलत है तो आ जाएगा मेरा आउटपुट num2, क्योंकि वो इन दोनों में से छोटा नंबर है। तो यहाँ पे मेरी बात थी गलत, तो इसका आउटपुट जो है वो मेरे पास आ जाएगा 7। तो फिर से हमें इन दोनों में से जो मिनिमम है वो आंसर मिल चुका है। तो इस हिसाब से हमने ये चीज़ की और हमने यहाँ पे ये भी सीखा कि यहाँ पे जो आउटपुट है वो मेरा कुछ भी हो सकता है, वो एक इंटीजर, एक बूलियन, एक स्ट्रिंग, जो भी आप चाहें वो हो सकता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल था कि 2 नंबर्स में से बड़ा या फिर 2 नंबर में से छोटा वो चीज़ें निकालनी। अगर आप चाहें तो इस कंडीशन को आप थोड़ा सा और भी मुश्किल बना सकते हैं। आप इसके साथ कुछ लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू वो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। आप इनके साथ थोड़ा सा बिट वाइज ऑपरेटर, बिट वाइज तो नहीं, लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। अब बिट वाइज क्यों नहीं वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कर सकते, इस कंडीशन को बड़ा बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने आउटपुट को भी थोड़ा बड़ा बना सकते हैं। और अब इसके अंदर जो एक और इसकी खासियत है वो भी बता देता हूँ। तो जो हमारा आखिरी एग्जाम्पल है वो भी यहाँ पे कुछ अलग नहीं है, वो सेम है। लेकिन अभी तक आपने क्या देखा था कि हम क्या कर रहे थे कि पहले हम एक कंडीशन लिख रहे थे, फिर मैं कहता था कि या तो वो num1 होगा या फिर num2 होगा, और उसे मैंने कहीं पे सेव कर दिया था। और उसके बाद वो जो सेव वाली वैल्यू थी वो हम यूज़ कर रहे थे। लेकिन मान लो कि आप उस वैल्यू को सेव नहीं करना चाहते, आप उस वैल्यू को डायरेक्टली यूज़ करना चाहते हो, तो अब उस केस में आप कैसे कर सकते हो? तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ये वाली जो हमारी कंडीशन थी, यही कंडीशन थी, बस उस कंडीशन को मैंने डायरेक्टली लिख दिया सिस आउट के अंदर। मैं कहीं सेव नहीं कर रहा, डायरेक्टली मैंने सिस आउट के अंदर वो कंडीशन लिख दी और मैंने क्या कहा, num1 इज ग्रेटर देन num2। अब अगर ये चीज़ मेरी बड़ी हुई तो आंसर हो जाएगा मेरा num1, और num1 ही नहीं, उसके साथ मैं ये भी प्रिंट कर रहा हूँ कि वो है इज बिगर।
तो वो आएगा कि 10 इज बिगर। और अगर ये कंडीशन मेरी गलत है तो वो लिखेगा यहाँ पे 7 इज बिगर, तो वो मेरा उस हिसाब से भी प्रिंट हो गया। तो जैसे मर्जी मैं चाहूँ इस टर्नरी ऑपरेटर के साथ मैं खेल सकता हूँ। आपको बस इतनी बात रखनी है याद कि टर्नरी का मतलब है कि एक क्वेश्चन मार्क से पहले आएगी कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क और कॉलन के बीच वाली आउटपुट यूज होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो कॉलन के बाद वाला आउटपुट यूज होगा। और ये चीज़ आपको कोई भी टाइप का आउटपुट दे सकती है। अगर आप चाहें तो आप उसको कहीं पे सेव कर लो, अगर आपको सेव नहीं करना तो आप डायरेक्टली उसको यूज कर लो, तो वो उस हिसाब से चलेगा। तो इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तब यहाँ पे ये वाले आंसर्स मेरे आ गए कि इन दोनों में से जो बड़ा नंबर था वो था 10, दोनों में से जो छोटा नंबर था वो था 7, और आखिरी का आंसर मेरा आ गया यहाँ पे कि 10 इज बिगर। तो इसी के साथ जो मेरा टर्नरी ऑपरेटर और जो आखिरी ऑपरेटर था वो भी हो गया मेरा यहाँ पे खत्म। तो इस वीडियो के साथ हमने सिर्फ ये 3 ऑपरेटर्स ही नहीं, जो बाकी के ऑपरेटर्स हैं वो भी खत्म कर दिए। इससे पहले हमारे पास एक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की वीडियो आ चुकी है जहाँ पे हमारे पास 4 डेमोस थे। अगर आपने नहीं देखी है तो आप यहाँ पे आई बटन के ऊपर क्लिक करके आप वो चीज़ भी देख सकते हैं। उसके बाद हमने बिटवाइज के अंदर के भी 4 डेमोस किए थे। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस चीज़ को भी यहाँ पे देख सकते हैं, और आप ये वाली वीडियो तो यहाँ पे देख ही रहे होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो आई होगी पसंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने जो दोस्त हैं आप उनके साथ इसे शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली बार मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊँ तो आपको उस वीडियो की चीज़ पहले से ही पता चल जाए। और उसी के साथ साथ आप थोड़ा सा कमेंट्स के अंदर भी बताएं कि आपको ये वाली सीरीज़ कैसी लग रही है और अगली चीज़ आप कौन सी चाहते हैं। वैसे तो यहाँ पे मेरे पास एक आइडिया है कि अगली चीज़ मैं कौन सी बनाऊंगा, लेकिन फिर भी अगर आप उससे कुछ अलग चाहते हैं, जैसे कि थोड़े दिन पहले हमने एक नेशनल फ्लैग की वीडियो बनाई थी जो कि कोड मेरा यहाँ पे है, तो मे बी आपने शायद वो वाली भी देखी होगी, वो एक सिंपल सा कोड था। तो वैसी टाइप की अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हम वो वीडियोस भी बना सकते हैं। सो अब इस वीडियो को करते हैं ख़त्म और मिलते हैं एक और नई वीडियो में। सो थैंक्स एवरीवन।